जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 की शुरू किए हैं और ये 3 चैप्टर हो गए। आज चौथा चैप्टर हम आज आपको पढ़ाएंगे जिसमें से क्या है ये मानचित्र। अब मानचित्र के बारे में हम इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में समझेंगे, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। जैसे हम पिछला चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तीसरा चैप्टर हम ग्लोब के बारे में बताए थे। ग्लोब हमें यह अध्ययन करने के लिए काफी नहीं होता है, इसलिए मानचित्र का भी अध्ययन हमको बहुत जरूरी हो जाता है। मानचित्र जो है ये जो मानचित्र है, अब ये ग्लोब हमारा सिर्फ पृथ्वी के अध्ययन कर सकता है। हमारा ग्लोब जो था वो पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा था, मगर इस छोटी छोटी जानकारियां, शहर, नदियां, पहाड़ और के बाद ये गांव, ये सब का अध्ययन करने के लिए हमें जानकारी मानचित्र से मिलती है, मैप से मिलती है। आइए हम इसी के बारे में आज समझेंगे। हम मानचित्र में क्या क्या दिखाया जा सकता है। मानचित्र अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में जानकारी मिलती है। देश के बारे में, राज्य के बारे में, जिला, शहर और ये सब जानकारियां हमें इस मानचित्र में मिल जाती हैं। मानचित्र कई प्रकार के मानचित्र होते हैं, जैसे इनका तीन प्रकार के मानचित्र होते हैं। इसके बारे में हम आपको ये लिखे हैं, हम बताएंगे। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारियां मिलती हैं। मानचित्र में जो है एक ग्लोब की अपेक्षा काफी जानकारी सही है, क्योंकि मानचित्र में से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तब हमें देखा जा सकता है ग्लोब को, जैसे घुमा के देखा जाता है पृथ्वी की दिशाओं के बारे में, ये सब के बारे में जानकारी उसमें मिलती है। मगर अगर किसी शहर, जिले और नदियों या उनके रहन सहन के बारे में अगर उनकी जानकारी लेना है तो ये हमें मैप की जानकारी हमें बहुत जरूरी हो जाती है, जो मानचित्र के बारे में। ये अब हम आइए समझते हैं भौतिक मानचित्र के बारे में। इसमें भौतिक ये एक छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, मगर इसके बारे में हम आपको जितना दिया हुआ है अच्छे से बताएंगे आपको। समझ ये भौतिक मानचित्र क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे प्राकृतिक और आकृतियां इनकी जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागर इत्यादि के बारे में जानकारी हमें इन भौतिक मानचित्र में मिलती है। जैसे कि नदियों या पहाड़, इनकी ऊंचाई, लंबाई, नदियों के बारे में, ये सब पूरी जानकारियां भौतिक मानचित्र में मिलती हैं। ये मानचित्र में इसे उच्चावच का मतलब हो जाता है कि ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, लंबाई, ये सब पूरी जानकारियां इसमें मिलती है भौतिक मानचित्र में। और ये तीसरे नंबर पे आते हैं। ये छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। फिलहाल ये मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र के बारे में समझेंगे हम इस चैप्टर में। इस क्वेश्चन प्रश्न में ये हम समझेंगे कि इसमें हम समझेंगे राजनीतिक मानचित्र के बारे में जानकारी हम रखेंगे। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों, विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ये कह सकते हैं राजनीतिक मानचित्र जो होते हैं ये काफी जानकारियां हमें इकट्ठा करते हैं, मिलती है राजनीतिक मानचित्र में। अब इसमें देखिए ये जो दिया है, राज्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, नगरों के बारे में, शहरों के बारे में तथा गांवों के बारे में, और विभिन्न देश, जैसे विश्व के विभिन्न देशों के बारे में, भी राजनीतिक मानचित्र में हम पा सकते हैं। ये मानचित्र जो होते हैं, जैसे कि एक इनका पैमाना होता है, ये आगे चल के बता रहे हैं। पैमाना, इनके एक पैमाने के अनुसार ये उसमें ज्ञात किए जाते हैं कितनी लंबाई, चौड़ाई, ये सब होता है राजनीतिक ये मैप में। अब ये जो दिया है राजनीतिक में, सिर्फ इतना याद करना, राजनीतिक मैप में, मानचित्र में जो दिया है कि राज्यों के बारे में, नगरों के बारे में, शहरों के बारे में, गांवों के बारे में, विश्व के विभिन्न देशों के बारे में, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को भी दर्शाता है, मतलब राज्य की इन सीमाओं को भी दर्शाता है। ठीक है। अब थीमेटिक मानचित्र के बारे में समझेंगे हम। थीमेटिक मानचित्र एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। कुछ मैप जो होते हैं विशेष जानकारियां, अब जैसे थीमेटिक मानचित्र से के अनुसार हम जैसे चलते हैं, सड़क मार्ग के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं, और ये सब जानकारियां हमें, जैसे हमको कहीं जाना है, मैप लगा लिए, पहुंचे, थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ये दिया है कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क के बारे में
में, वर्षा के बारे में और वन के बारे में, उद्योगों के बारे में और जनसंख्या के बारे में भी इनका भी अध्ययन किया जा सकता है थीमेटिक मानचित्र से। थीमेटिक मानचित्र से एक प्रकार से कह सकते हैं उनका रहन सहन, मतलब रहन सहन के मतलब कि ये होता है कि किस दिशा में है, उनकी जानकारियां, मतलब घर के, जिसे कह सकते हैं कि किसी सड़क मतलब यही हो जाता है कि आप कहीं जा आ रहे हैं, किसी की लोकेशन जानकारी कहाँ है कहाँ नहीं है। और वर्षा के बारे में इनका भी एक वो होता है, क्षेत्र होता है, किस जगह वर्षा अधिक होती है, कैसा होता है, तो इनके बारे में, वर्षा के भी बारे में इसमें जानकारी मिलती है। वनों के बारे में जानकारी मिलती है कि किस क्षेत्र में कितने वन, मतलब कितने क्षेत्रफल में वन फैले हुए हैं। उद्योग के बारे में भी जानकारी मिलती है हमें इनमें थीमेटिक मानचित्र में, आदि के बारे में भी होता है जानकारी। क्योंकि ये खाली मोटा मोटी दे दिया है कि इतना इतना होता है, मगर इससे अधिक भी होता है। अब इसके बारे में कुछ और किताबों में जानकारी मिल सकती है, मगर इतने में यही दिया हुआ है। ये थीमेटिक मानचित्र में यही होता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं थीमेटिक में यही है, जैसे सड़क के बारे में जानकारी, वर्षा के बारे में जानकारी, वन के बारे में, उद्योग के बारे में और जनसंख्या के बारे में भी जानकारी इनके बारे में मिलती है। अब ये समझते हैं हम, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पहला घटक दूरी हो गया, दूसरा हो गया दिशा हो गया, तीसरा क्या हो गया, प्रतीक हो गया। ये 3 घटक मानचित्र का सबसे अहम माने जाते हैं, क्योंकि इसी के घटक के, मतलब इसी के अनुसार ही हम कह सकते हैं कि दूरी, दिशा, ये सब के अनुसार ही हम मैप की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं दूरी के बारे में, समझते हैं पहला नंबर दूरी के बारे में समझते हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। अब ये दूरी जो दिया है, पैमाना स्थल होना चाहिए, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मतलब उसकी दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, वास्तविक दूरी और दिखाए गए दूरी के बीच का एक अनुपात होता है। इसी के बारे में यह दिया हुआ है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, एक विद्यालय एवं अपने घर के बीच की दूरी, एक विद्यालय, जैसे हमारे घर से एक विद्यालय की दूरी लगभग कितना दे रहा है, विद्यालय की दूरी 10 किमी है, बीच की दूरी 10 किमी है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी दूरी से व्यक्त किया जाता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो हमारे घर से, एक एग्जाम्पल के लिए, अगर घर से विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है, इसे पैमाना जो है, पैमाना के अनुसार इसे 2 सेमी से निकलेगा, 2 सेमी से, मतलब 5 किलोमीटर दूरी को एक सेमी पे दर्शाया गया है। इसका मतलब एक, ये जो दिया है, 1 सेमी जो है 5 किमी को दर्शाता है। पैमाना 1 सेमी होता है। मतलब ये सही है कि 1 सेमी जो होता है वह 5 किलोमीटर पे दर्शाया जाता है। ये मानचित्र में जो दिया है, मतलब घर से दूरी। अब तो बड़े क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे महाद्वीपों को, देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे मानचित्र पे जो 500 मीटर दूरी को 5 सेमी से दर्शाया जाता है। ये समझ लीजिए, जैसे महाद्वीपों के बारे में, देशों के बारे में कागज पर अगर दिखाना है हमें, तो ये 500 मीटर को 5 सेमी से दर्शाया जाता है। ये ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे मानचित्र की अपेक्षा जो है, ये अधिक जानकारियां
देते हैं। मतलब बड़े जानकारी, बड़े कह सकते हैं कि जो छोटे मानचित्र की अपेक्षा बड़े वाले पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं ये अधिक जानकारियां हमें देते हैं। अब ये दिशा के बारे में हम समझते हैं, ये दिशा क्या है। दिशा के बारे में, दिशा तो एक समझ सकते हैं। दिशा जैसे मान लीजिए ये हो गया उत्तर हो जाएगा, ये लिख दिए हैं पहले से मैं, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब इसके बीच की दूरी के अनुसार हम, ये 4 दिशाएं हो गई, मगर ये 4 दिशाओं में जो दिया है ये पूरा सर्कल में, ये 4 दिशाओं के बाद फिर 4 दिशाएं हो जाती है। जैसे कहते हैं ये उत्तर, ये क्या हो गया, उत्तर, उत्तर पूर्व हो गया, और ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये 4 दिशाएं, मतलब 8 दिशाओं को अगर किसी भी चीज की जानकारी अगर रखना है दिशाओं को, तो ये 4 दिशाएं याद रहना या जानकारी रहना बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि इसी के अनुसार हम किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब मध्य में है या उत्तर दक्षिण में है, ये पूरी जानकारियां हमें इसके अनुसार मिलती है। अब आ जाते हैं दिशा। तो मान लीजिए ये दिशा के साथ साथ हम कह सकते हैं इनकी रंग, इनका प्रतीक, ये सब जानकारी भी होना बहुत जरूरी होता है। अब ये समझते हैं प्रतीक के बारे में, यही समझते हैं तीसरा नंबर में, इसमें आ गए हैं हम लोग तीसरा नंबर में प्रतीक के बारे में। किसी भी मानचित्र को वास्तविक आकार एवं प्रकार में नहीं हम दिखा सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु को हम वास्तविक रूप में हम नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हम एक पैमाना के हिसाब से एक रंग रूप, मतलब रंग के रूप में इसे प्रस्तुत करते हैं, लकीरों के रूप में, रेखाओं के बीच में। जैसे कह सकते हैं, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन बन गया था, ये सीटेट में दे दिया है। नीले रंग जलाशय के लिए दिखाए जाते हैं, अब भूरा रंग पर्वतों के लिए दिखाए जाते हैं, पीला रंग पठारों के लिए दिखाया जाए, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। हरा रंग मैदानों के लिए दिखाया जाता है। ये पूरी जानकारियां इसमें दिखाई जाते हैं। ये रंग हैं, इसके अनुसार एक कह सकते हैं हम प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में हम इसे देख सकते हैं मैप में। क्योंकि ये जो ये मैप बनाया जाता है, तो जैसे नदियों को हरा से रंगा जाता है, जैसे कि रेलवे फाटक को, रेलवे लाइन को एक क्रम से, लाइन से इसे दिखाया जाता है। जैसे ये लाइन के दिखाया जाता है। अब कुआं रहेगा तो ऐसे दिखाया जाएगा। मान लीजिए कि कुआं बना देंगे ऐसे करके, इसे अब इसमें ऐसे बना दें, ऐसे ही बना दिया जाता है। कुआं को भी दिखाया जाता है, ये मतलब एक प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है ये सब में। अब यही एक इम्पोर्टेंट यही है, थोड़ा सा आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नीले रंग से जलाशय को दिखाया जाता है, आप इसको समझिए। और भूरा रंग से पर्वतों को, ये जो दिया है, ये भूरा रंग जो होता है ये पर्वतों को लिए दिखाया जाता है, क्योंकि पर्वत भूरा रंग दिखाया जाता है। पीला रंग पठारों के लिए, पठारों के लिए ये पीला रंग का इस्तेमाल करते हैं, पीला रंग का। और हरा मैदान के लिए यूज होते हैं रंग। ये रंग पूछ लेता है, ये सीटेट में पिछले बार शायद पूछ लिया था, यही कि भूरा रंग के बारे में पूछ लिया था। भूरा रंग किस लिए यूज होता है, पर्वतों के लिए यूज होते हैं। पीला रंग पठारों के लिए यूज होते हैं, तो ये सही है, ठीक। अब ये समझते हैं हम ये वाली पॉइंट में। खाका के बारे में जानकारी हम रखते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र जो है उसको एक खाका के रूप में देखा जाता है। ये कह गया है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। खाका मतलब समझ सकते हैं किसी चीज की जानकारी, मतलब कह सकते हैं कि घर की लंबाई चौड़ाई के बारे में। अब कोई अगर बना रहा है, मिस्त्री अगर मान लीजिए कोई बना रहा है, तो उसका बोलेंगे कोई खाका है इसका। तो खाका मतलब यही होता है कि आप एक, इसका कोई पैमाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये खाली सिंपल से मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि अब घर की लंबाई चौड़ाई के बारे में
ये हो गया कमरा, अब इसके बगल में और कमरा रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा बना दिया जाता है, ठीक है, बना दिया जाए। अब हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर से कह सकते हैं कि अगर बनाना है तो ये ऐसे करके बना दे। हम डिजाइन अपने हाथ से डिजाइन कर दिए, मान लीजिए इसको खाका कहलाते हैं कि भाई मिस्त्री साहब ऐसे बना दीजिएगा, इसे इसे बनाइएगा, तो वो बना देंगे। तो एक खाका होता है। जैसे हमारे घर से अगर कहीं दूर जाना है, अब किसी को बताना है तो जैसे बोलेंगे ये हमारा घर है, अब यहाँ से जाना है, ऊपर जाना है, फिर इधर जाना है, दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ना है, फिर यहाँ पहुंच जाओ। अब इसका कोई पैमाना नहीं होता है, जो कोई पैमाना नहीं, हम खाली सिर्फ बताए हैं कि हाँ इस तरह मुड़ जाना है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, हम खाका कह सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद सभी को।